सुरासुरैर्वन्दितपारपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं प्रविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक नई बीमारी का बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत सारे वैद्य लोगों को मालूम नहीं है, आयुर्वेद के चिकित्सक लोग को मालूम नहीं है, या फिर मालूम भी है तो फिर इस तरह से विचार नहीं किया गया है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आज हम लोग, एक मिनट रुकिए, मैं शेयर करता हूँ, पीपीटी को शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट, आप लोग को यहाँ पे थोड़ा ये हैंग हो रहा है। एक मिनट। आज का जो विषय है वो है कोलेस्टेसिस का आयुर्वेदिक चिकित्सा। इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो कोलेस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो पित्त है, पाइल है, वह उसका रिडक्शन हो गया है या स्टॉपेज हो गया है। जब बाइल फ्लो जो लीवर से आ रहा है, पित्त, वो रुक जाता है, स्त्रोतोरोध हो जाता है। तो लीवर क्या करता है कि बिलीरुबिन को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, जिसके वजह से वह बिलीरुबिन जो है वह ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो वो पूरा डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। तो उसके वजह से, और वो भी बिलीरुबिन जो है वो अलग तरह का रहता है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग रहते हैं, तो वह ब्लड में आते हैं और कामला जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये हो सकता है कि लीवर में कोई पैथोलॉजी हो या फिर बाहर हो, दोनों तरह का हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस आउटसाइड द लीवर। इंटर एक्स्ट्रा हेपेटिक होता है या फिजिकल ब्लॉकेज होता है, जो सीबीडी होता है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, उसमें ब्लॉकेज होता है। या फिर कुछ इम्यून अटैक होता है तो बिलियरी अट्रेसिया होता है, या गॉल स्टोन हो जाते हैं, या प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस इम्यून अटैक की वजह से होता है। या आउटसाइड लीवर यही है कि स्टोन होगा, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन होगा, स्ट्रिक्चर ऑफ बाइल डक्ट होगा, कैंसर ऑफ बाइल डक्ट होगा, कैंसर ऑफ पेंक्रियास होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास होगा, और वो जाके इधर हो जाएगा। और लीवर में अगर देखा जाए तो लीवर से अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे इंट्रा हिपेटिक। तो हो सकता है हिपेटाइटिस होगा, अल्कोहलिज्म होगा, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होगा, या कोई मेडिसिन का ड्रग इफेक्ट्स होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसमें फिर क्या होता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं कोलिस्टेसिस जब होता है। तो आप लोग देखिए कि जैसे नॉर्मल बाइल फ्लो कैसा है, ब्लैक कलर का आप लोग को दिख रहा है, वो नॉर्मल है। और अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव है या स्लोड है तो रेड कलर का आपको दूसरे डायग्राम में दिख रहा है, वो किस तरह से है। इसको और हम लोग देखते हैं। तो हो सकता है कि इंट्राहेपेटिक वायरस से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिसीमिया हो सकता है, या पेरेंटरल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, या आईसीपी, बीआरआईसी, पीएफआईसी, या फिर एलर्जाइल इडियोपैथिक एडल्टहुड डक्टोपेनिया, ऐसा हो सकता है, या पीबीसी, सार्कोइडोसिस, इडियोपैथिक अमाइलोइडोसिस, इंट्रा एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस होता है, पीएससी। ये सब ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, इनका मैं सारांश बताऊंगा। एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस मतलब बाइल डक्ट का स्टोन्स होता है, न्यूप्लाज्म, कैंसर का, या बिलियरी एट्रेसिया, कैरोलिस डिजीज,
पोर्टल हाइपरटेंसिव कोलेंजियोपैथी, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसकी वजह से होता है। सिम्टम्स में देखेंगे तो जॉन्डिस होगा, डार्क यूरिन होगा, पेल स्टूल्स होंगे, प्लूराइटिस, खुजली आएगा बहुत ज्यादा, और स्टूल जो आएगा, मल होगा, वो पेल येलो इन कलर होगा, और या फिर स्टेरोरिया होगा, या बाइल नहीं होगा, या जिससे कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, या ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इसमें और डायग्नोसिस करते हैं तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत ज्यादा रहता है, और हम लोग अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सीटी एब्डोमेन प्लेन, इसमें हम डायग्नोसिस करते हैं, और मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, पैंक्रियाटोग्राफी करते हैं, एमआरसीपी करते हैं अगर जॉन्डिस होगा तो हम इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या देखें, आयुर्वेद क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले और देखिए कि एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉजेज होते हैं, बिनाइन बिलियरी ट्रैक्ट पैथोलॉजी, या मेलिग्नेंसीज होती है बिलियरी और पैंक्रेटिक ओरिजिन का, या वायरल हेपेटाइटिस होता है, ऑटोमिन कोलेस्टेसिस होता है, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, सेप्सिस एसोसिएटेड लिवर इंजरी, ये जो ड्रग्स का है वो होता है। तो ये बहुत सारे कॉजेज होते हैं। आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा, पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बोलिए इस बारे में। आदरणीय अभय सर या फिर अरविंद सक्सेना सर, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोलेस्टेसिस को आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? आदरणीय अरविंद सक्सेना सर आप बताइए, नहीं तो मैं पहले बताता हूँ फिर आप बताइए। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसको हम शाखागत कामला, मतलब जो कोष्ठगत कामला होता है इसको बहुपित्त कामला बोलते हैं, और जो रुद्रपथ कामला, शाखाश्रित कामला जो बोलते हैं आयुर्वेद में, एक जो जॉन्डिस होता है, काविल मराठी में बोलते हैं पीलिया रोग बोलते हैं। तो आयुर्वेद में चरक संहिता में इसके बारे में बताया है। आज हेतु अलग तरह का हो सकता है, मॉडर्न डॉक्टर्स ने बहुत सारे और भी हेतु निकाली हैं, लेकिन होता वही है जो हमारे आचार्य लोगों ने कहा है। इसमें क्या बताया चरक संहिता, चिकित्सा स्थान 16वां अध्याय पांडुरोग चिकित्सा में 120 से 123 नंबर का श्लोक है, आप्त वचन है। ये हेतु कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन संप्राप्ति वही होगी कि बोला है कि तिल पिष्ट निभम वस्तु यस्तु वर्चस्त्रजति कामली, श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत्पित्तम कफर हरे जैत, रुक्ष शीत गुरु स्वादु वय में वेग निग्रहे, कफ सुमूर्छितो वायु स्थानत पित्तम क्षिपेत बलि, हरिद्र नेत्र मुत त्वक श्वेत वर्चस्तदा नरः, भवेत् साटोपविष्टम्भो गुरुणा हृदय न च, दौर्बल्य अग्नि पार्श्वाति हिक्का श्वास अरुचि ज्वरहि, कर्मणाम अल्पेन सर्जेत पित्ते साका समाशिते। मतलब अगर कोई इंसान रुक्ष आहार का सेवन ज्यादा कर रहा है, शीत का सेवन ज्यादा कर रहा है, गुरु आहार का सेवन ज्यादा कर रहा है, मधुर द्रव्यों का सेवन ज्यादा कर रहा है, अति व्यायाम कर रहा है, वेग विधारण कर रहा है, इन सबसे वायु और कफ प्रकुपित हो जाते हैं। वायु के कारण रुक्षता प्राप्त हुए कफ से पित्तवाही नलिका में अवरोध उत्पन्न होता है। प्राकृतावस्था में नॉर्मली क्या होता है कि यकृत से निर्मित पित्त का वहन आंत्र में होता है, मतलब इंटेस्टाइन में सारा पित्त आता है, जहाँ पे डिओडिनम का कनेक्शन होता है, सीबीडी का, सेंट्रल बिलियरी डक्ट का, तो नॉर्मली आता है। लेकिन जब अवरोध हो जाता है, किससे और अवरोध हो रहा है, तो जो कॉजेज बताए थे कि बहुत सारे कॉज है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, या कफ और वायु, इसके वजह से, और कफ भी रुक्षता प्राप्त किया हुआ है। कफ का नॉर्मल गुण क्या है कि स्नेह, लेकिन वो रुक्ष हो गया है कफ, और वायु भी संकुचित कर रहा है सीबीडी को, सेंट्रल बिलियरी डक्ट को। इसके वजह से यकृत में निर्माण होने वाला पित्त आंत्र में नहीं आ पाता है। अभी हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक, लीवर से बाहर की। इंट्रा हेपेटिक में भी वही होता है कि रक्त व स्त्रोतस का मूल स्थान यकृत है, वो स्त्रोतस में मूल स्थान में अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति है, वहां पर भी कफ और वायु है, वह पित्त को रोक रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मल को जो पित्त वर्ण प्राप्त होना है वह पित्त के भाव के कारण नहीं होता है, मल का प्राकृत वर्ण नष्ट हो जाता है, और तिल पिष्ट निभम, सफेद तिल होता है, तिल की पेंडी के समान सफेद रंग का असंघातयुक्त अपाचित और स्निग्ध ऐसा मल निकलता है, जो साम मल होता है पूरा। पित्त कोष्ठ में नहीं आता है, तो पित्ताशय में संचित होने लगता है। कभी कभी पित्त का वायु की वजह से विमार्गमन होता है, और रस और रक्त वाहिनियों द्वारा, क्योंकि लीवर से एक जो ये जा रही है, वेन जो जा रही है, आर्टरी जा रही है, जिसको हम ये बोलेंगे हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन,
वहां से वो सर्कुलेट तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं पित्त, तो हिपेटिक आर्टरी से जो जा रही है, जो लीवर से जा रहा है, उसके द्वारा रस रक्त वाहिनियों के वजह से पूरे शरीर में संचार होने लगता है। इसके वजह से नख, नेत्र, त्वचा और मूत्र ये पीले वर्ण के हो जाते हैं। और रुद्रपद कामला या शाखाशित कामला में पित्त कोष्ठ में नहीं रहता है, वह शाखा में इसका प्रसार होता है। इसलिए इस प्रकार को शाखाशित कामला या जॉन्डिस कहते हैं। रुद्रपद कामला बोलते हैं, शाखाशित कामला बोलते हैं, अम्ल पित्त कामला बोलते हैं। इसमें पक्वाशय में नहीं आता है या अत्यल्प प्रमाण में आता है, ब्लॉकेज होता है या थोड़ा थोड़ा आता है। इसी कारण अन्न पचन की क्रिया मंद हो जाती है। इसमें अविपाक होगा, अरुचि होगा, दाह होगा, तृष्णा होगा, अंगसाद होगा। और कफ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, रुक्ष कफ है, तो इसकी वजह से खुजली आती है पूरे शरीर में। ऐसा दूषित कफ रक्त के साथ जा रहा है और वायु भी जा रहा है, तो ड्राइनेस भी आएगा और खुजली भी आएगा। और हम लोग परीक्षण करते हैं तो रुत्पत कामला और बहुपित्त कामला में मल परीक्षण आवश्यक होता है। रुत्पत कामला में आंखें और नाखून और यूरिन और सब चीज पीला होगा, लेकिन रुत्पत कामला में मल जो होगा वो सफेद होगा और चिपका चिपका होगा। और बहुपित्त कामला में पीला पीला होगा। बहुपित्त कामला में हल्दी जैसा पीले वर्ण का होगा। बाकी तो सब सिम्टम्स सेम ही रहते हैं। भूख नहीं लगना और उल्टा पुल्टा खाने की इच्छा होना, विविध ऐसे जो कामला का संप्राप्ति बोला है ना कि विविधान कामान लाती थी कामला, मतलब कुछ भी खाने की उल्टा वो होता है, या कभी कभी मन ही नहीं होता है खाना पीना, कुछ भी मन ही नहीं करता है, सब चीज बेरंग हो जाता है। और पांडु रोगी, अगर जो एनीमिक पेशेंट है पांडु रोगी और पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है, उसकी वजह से बहुपित्त कामला होता है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें पुरुष को प्राकृत वर्ण प्राप्त नहीं होता है। मूत्र का वर्ण तो हल्दी जैसा पीला रहेगा, लेकिन मल को नहीं होगा। और अगर हम लोग देखें कि मूत्र की निर्मित कहाँ हो रही है, तो कोष्ठ में, पक्वाशय में, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, सार्किट विभाजन के समय होती है। तो पक्वाशय में निर्मित मूत्र का वर्ण आंत्र में पित्त के भाव से पीला कैसे हो सकता है, ऐसे आशंका होती है। लेकिन पक्वाशय में हो रहा है, तो मूत्र जो है उसका क्लेद वहन, मूत्र से क्लेद वहनम, क्लेद वहन का कार्य करके करते हुए पूरे शरीर में संचार करता है। संचार करते समय क्लेद का वहन उसके द्वारा होता है। तो जो क्लेद युक्त मूत्र जब वृक्क में आता है, तो उसे स्थायी या पोष्य मूत्र का स्वरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यक्त होने के कारण पूर्व जो मूत्र है पूरे शरीर में संचार करता है। और पूरे शरीर में तो पित्त फैला हुआ ही है, तो मूत्र जो है उसको भी पीला रंग मिल जाता है। तो जो मूत्र पूरे शरीर में फैल के जब किडनी से फिल्टर होके आ रहे हैं, तो वो अभी पीला पीला ही निकलता है। दूसरा क्या है कि इसमें पित्त वाहिनियों का अवरोध बोला जाता है, कफ की वजह से और वायु की वजह से। तो इसमें अवरोध और भी कारण से हो सकता है, जैसे अर्बुद है, मतलब मैलिग्नेंसीज है, या बिलियरी ट्रैक्ट का पैथोलॉजी है, ऑटोइम्यून कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कोई और कारण भी हो सकता है, मेडिसिन की वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये फिर असाध्य होते जाता है, इसका फिर चिकित्सा परमानेंट नहीं हो सकता है, पेशेंट को मृत्यु तक हो सकती है। तो इसका वही हेतु है कि हेतु सेवन हुआ, वात और कफ का प्रकोप हुआ निज दोषों की वजह से, रुक्ष गुण प्रधान प्रधान वात दोष और कफ सम्मूर्छित हुए, यकृत से आंत्र तक पित्त का वहन करने वाली नलिका में अवरोध हुआ, पित्त कोष्ठ में नहीं आ सकता है, तिल पिष्ट में मल प्रवृत्ति होती है, यकृत में प्रमाण बढ़ता है, वायु द्वारा पित्त का विमार्गमन होता है, रस रक्तवाहिनी इनके द्वारा सर्वत्र संचार होता है, कोष्ठ को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह पित्त का संग होता है, मतलब अवरोध होता है। नख, नेत्र, त्वचा, मूत्र पीत वर्ण का होता है और उत्पत्त कामला की शुरुआत हो जाती है। इसमें खास चरक जी ने बोला है कि इसमें कंडू होता है, खुजली होती है, क्योंकि रक्त की भी दुष्टि हो रही है और रक्त में कफ भी मिल रहा है, तो क्लेद भी विकृत हो रहा है, तो इसलिए कंडू होगा, शोष होगा, ज्वर होगा, श्वास होगा, मूर्छा होगा। और इसमें आगे की कंडीशन में कुंभ कामला और हलीमक और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो मैं और बताऊंगा चिकित्सा और उपद्रव, साध्य सदत्व, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे कॉलेज हाँ टेसिस सर। पे? हाँ सर, प्लीज बोलिए। बिल्कुल सर, देखिए अब मेरी आवाज सब बढ़िया आ रही है ना? आ रही है सर, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। हाँ 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 सर बोलिए। ठीक है सर। हाँ देखिए, अब सही। जब भी कामला का लक्षण आता है तो क्या होता है? हरित नेत्र सब घनश्याम हरित त्वक नयनान। मतलब आपकी स्किन का कलर हरा हो जाता है और आंखें हरी हो जाती हैं, और
सॉरी पीले हो जाते हैं, पीले पीले पीले। और रक्त पीत शक्र मूत्र भेक बढ़त इंद्रिय, मतलब जो शक्करन होगा और मूत्र होगा, मतलब मल और मूत्र जो होगा वो रक्त पीत वर्ण के हो जाएंगे, इसलिए भेक वर्ण बोला गया मेढक के समान। और क्या होगा जब वो इस तरीके के सिम्टम होते हैं तो क्या होगा, दाह विपाक दौबल सदन, मतलब दाह भी होगा, खाना हजम भी नहीं होगा, तो दुर्बलता आएगी और थकान सी रहेगी सदन। स अरुचि कर्षिता, और फिर वो अब भूख नहीं लगेगी तो वो पेशेंट कमजोर होता चला जाता है। कामला, इसी को उन्होंने कहा है कामला, उन्होंने कहा है। और ये क्या है, बहुपित्तेषु कोष्ठाशय शाखाशय मता। तो जब हम ये इसी को उन्होंने जो बोला है, ये बहुपित्त की वजह से बोला। पांडु की जब शुरुआत होती है तो वो पांडु में भी पित्त होता है इस पित्त की वजह से, लेकिन जब पांडु रोगी अक्षर से जो है ये पित्तवर्धक आहार का सेवन शुरू कर देता है, तो फिर वो कामला की शुरुआत होती है। अब क्या है कि जो जब जब ये हुआ तो दो तरीके से बोले, कोष्ठ या शाखाशय में। तो कोष्ठ वाले तो पित्त जो है ऑलरेडी जो है पित्त अंत्यशय में आ रहा है, लेकिन शाखाशय में कैसे गया? शाखाशय में पित्त गया, इसके मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे आपने बोला सर कि गलब्लेडर स्टोन हुआ या स्ट्रिक्चर हुआ या कोई वो अर्बुद हुआ या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें कॉमन हेपेटिक गट से जब निकला तो पहले उसमें गया, फिर उसके बाद सिस्टिक गट में गया। तो इवन पेनक्रियास की भी इन्फ्लेमेशन या पेनक्रियास की स्वेलिंग में भी ये चीजें निकल के आती हैं, इसीलिए कि इसी को उन्होंने शाकाशय बोला है। और एक क्लियर कट डायग्नोसिस जो आज की डेट में हम लोग को मिलती है, जब हम लोग एल्कलाइन फॉस्फेटेस कराते हैं तो वो डेट मिलता है, तो उससे डायग्नोसिस जाती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और वो उसमें गॉलब्लैडर के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो फिर क्या होता है जब हम लोग के पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, तो जो सबसे बड़ा क्लासिकल सिम्टम आपने जो बताया अभी, तिल पिष्ट यस्तु वर्च सजति कामना, मतलब जो चिकना मल सफेद सा, मतलब पित्त जब नहीं पहुंचेगा मल में तो वो सफेद हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। वर्च सजति कामले, श्लेष मरा, इससे मतलब क्या है, जब श्लेष ने या कफ ने उस पित्त का मार्ग रोक दिया है, कहाँ से? वो जो जो इंटेस्टाइन में जाना चाहिए था पित्त, डाइजेशन में जो द्वितीय अवस्था भाग में जाता है, जो खाना हजम करने के लिए पाचक पित्त के रूप में जो होता गया, बोला गया है। तो वो उसको वो मार्ग किसने रोका? श्लेष ने रोका। श्लेष मार्ग तत्व पित्त कफ हरे जैस। अब उन्होंने तुरंत इनिशियल डायग्नोसिस के साथ में ट्रीटमेंट बता दिया, तब आप क्या करोगे, इसमें कफ की चिकित्सा करोगे, क्योंकि कफ ने ही उसको मार्ग रोका है। तो अब यहाँ पे शोध की दृष्टि जो आती है, शोध श्रीराम ग्रंथ अपनी, ये क्लियर करती है श्रीराम ग्रंथ जो पित्तवाणी शिरा है उसमें ग्रंथि आ गई है। ग्रंथि किससे होती है? कफ से होती है। तो उन्होंने कहा कि कफ हरे जाए तो उसमें कफ की चिकित्सा करनी है। और जब ये उन्होंने इसके पीछे पूछा है कारण क्या है, कि जब आप इसमें कफ और बात दोनों बुलाए, रूच शीख गुरु स्वादु व्यायाम, तक चीजें कर रहे हैं, जो रूप चीजें कर रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं, भारी खा रहे हैं, गुरु और स्वाद मीठा खा रहे हैं, और व्यायाम और वेग निग्रह कर रहे हैं, मतलब आप मजबूत का वेग जो है रोक रहे हैं। तो क्या होता है, जो कफ समुचित वायु, तो वो वायु को जो है कफ रोक देता है, कफ उसको। और अपने स्थान से स्थाना पित्तम छिपे बली, अपने स्थान से पित्त को कहाँ फेंक दिया उसने? बाहर फेंक दिया। कहाँ? रक्त में से फेंक दिया। तो क्या हुआ, जब रक्त में पहुंचा तो हरित नेत्र मूल तक श्वेत वक्ष बच्चा सदा नरा। तो जब जो मल जो स्किन कलर है, नाखून का कलर है, आंखों का कलर है, तो हरिद्र हो जाएगा। और जो स्टूल है वो जो है श्वेत वर्चस्व सदा नरा, तो वो सफेद हो जाएगा। और इसके साथ में जब पित्त नहीं पहुंच रहा है तो क्या हुआ, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या होगा, और कॉन्स्टिपेशन भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा काम है जो मोशन को नॉर्मल करेगा। तो भवित तो उसमें गर्जना होगी, आवाज होगी, और विस्तंभ होगा, और गुणा हृदय, गुरु हमारा हृदय भी जो है भारीपन, इसीलिए इन्होंने बोला कि ऐसे में, हाँ, तो फिर क्या होगा, जब आपका ये गुरुता हृदय होगी तो क्या होगा, दौर्बल्य होगा आपके शरीर में, खाना हजम ही नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको दुर्बलता आ जाएगी, अग्नि मन वैसी ही हो जाएगी। पार्श्व आरती, और थोड़ा दोनों तरफ के लेटरल साइड में दर्द होगा, हिक्का श्वास अरुचि जरा, मतलब यहाँ पे भी हिक्का भी हो जाएगी, श्वास और अरुचि,
और साथ में ज्वर भी हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि इसको ऑब्स्ट्रक्ट को करने के लिए आप क्या करोगे, जब तक पित्त द्वारा मल को रंगने न लगे, जब तक वो पाचक पित्त अपने स्थान पे आके आपके तृतीय अवस्था पाक में पहुंच के जब तक लगने न लगे, तब तक वायु को शांत करें और अत्यंत कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण द्वारा चिकित्सा करें, जिससे कि इससे क्या है, क्योंकि आपको कफ को बनाना है, इससे पित्त अपने स्थान पर आ जाएगा और पित्त द्वारा मल रंगा जाने लगेगा। तो फिर आपके सिम्टम सबसाइड होने लगेंगे। कई कई इन्होंने चूर्ण भी दिए हैं, कई कषाय भी दिए हैं, वो सर बताएंगे तो उसके बाद बता सकते। ओके सर। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अभय सर, बीना मैडम, शशि मैडम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग तो बोल सकते हैं प्लीज। डॉक्टर बीना मैडम, शशि मैडम, कुछ बोलिए प्लीज। हाँ सर, हाँ मैंने बोलिए। प्रेगनेंसी में पेशेंट देखा है, ये फीमेल पेशेंट के प्रेगनेंसी में 3rd ट्राइमेस्टर में दिखाई देता है, और मेडिसिन भी उसको हमने शुरू कर दिया था। तो उसको फिर एक्लम्शिया होने लगा, तो उसको एडमिट कर दिया, और उसकी कामला कम हो गई, मगर एक्लम्शिया से वो बहुत परेशान हो गई, और बाद में उसकी बहुत जल्दी उसकी डिलीवरी भी हो गई, और बेबी नहीं बच सका, उसका ब्लीडिंग बहुत हो गया। तो ये पेशेंट देखा है मैंने। और अभी अभी हमारे कानडे डॉक्टर के क्लासमेट डॉक्टर बापट बोल के है चिपळूण में, तो उनको अभी आपने बोल दिया तो मेरे वो दिमाग में आ गया। वो एडमिट थे 4 दिन पहले, उनको डिस्चार्ज मिल गया, और मल्टीपल स्टोन्स पित्ताशय में, पित्ताशमरी मल्टीपल है, उनका बच्चा भी एमडी आयुर्वेद है। तो उसने मेडिसिन शुरू कर दी है, मगर उनका अभी एचजीओटी एचजीपीटी बढ़ रहा है। हमें वो ही डर था कि शायद कहीं तो भी ब्लॉक होके, अवरोध होके फिर जॉन्डिस हो जाएगी। तो उनका भी मेडिसिन अभी शुरू है घर में, आयुर्वेदिक मेडिसिन। एलोपैथी के लिए वो एडमिट थे 4 दिन से, ये परेशानी उनको हो रही है। ऐसे मैंने 2 पेशेंट, एक प्रेगनेंसी में एक लेडीज, और ये डॉक्टर बापट, ये 2 पेशेंट मेरे नजर के सामने आए। आपने ये कोलोसिस्टेसिस विषय लिया तो मगर मुझे एक शंका है कि हमारी रुद्धपत कामला और कोलो क्या बोल रहे हैं आप, कोलोसिस्टेसिस, कोलेस्टेसिस। हाँ, हाँ कोलेस्टेसिस, तो इसमें क्या फर्क होगा? सेम यही सेम ही रुद्धपत कामला है? सेम ही है, सेम ही है। वो पैथोलॉजिकल फैक्टर्स अलग हो सकते हैं लेकिन सेम ही है। सेम ही है, मगर हाँ, हम प्रेगनेंसी में विरेचन, जो हमारी नहीं जरूरी बहुत अच्छी विरेचन चिकित्सा। नहीं, मैं और भी हाँ बता रहा हूँ। हाँ, हाँ विरेचन है लेकिन और भी चिकित्सा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए। हाँ हाँ। चिकित्सा ओके। मैं बताता हूँ, उसमें से आप और विचार करिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ अपने आदरणीय सर के नोट से बता रहा हूँ, मेरे सर ने जो सिखाया है वो मैं बता रहा हूँ। पहले तो हमें साध्या साध्यत्व देखना चाहिए कि जैसे कैंसर हो गया या फिर ऐसा अर्बुद हो रहा है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो साध्या साध्यत्व क्या आता है। तो चरक चिकित्सा स्थान 16वां में 36-37 नंबर का श्लोक में बताया कि संरक्ताक्षी मुख छर्दी विणमुत्रो यश्यताम्यति दाहा अरुचि तृषा नाहत नाहा तंद्रा मोह समन्विता प्रनष्टाग्नि विसंज्ञश्च वीर्यत्याशु स कामली। मतलब नेत्र और मुख है वो आरक्त होता है, रेड कलर का हो जाता है। सरक्त छर्दी हो रहा है, मतलब खून वाली उल्टी हो रही है, सब असाध्य लक्षण है। पुरुष और मूत्र गहरे गहरे पीले वर्ण के होते हैं, यहाँ रेड कलर के हो रहे हैं। दाह हो रहा है, अरुचि हो रहा है, तृष्णा हो रही है, आना हो रहा है, तंद्रा हो रहा है, मोह हो रहा है, तमह प्रवेश हो रहा है, मूर्छा के लक्षण बढ़ रहे हैं बार बार, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, अग्नि का पूरा नाश हो गया है, खाना नहीं जा रहा है, तो ये असाध्यता का सूचक लक्षण है। बाद में अरिष्ट सूचक लक्षण आएंगे। और पहने हुए वस्त्र पर पसीने का या मूत्र का पीला धब्बा लग रहा है, मतलब इतना पित्त निकल रहा है जो पसीने से भी आ रहा है, मतलब वहां पे भ्राजक पित्त भी विकृत हो रहा है जो कपड़े में पीला पीला लग रहा है, इतना पीला हो रहा है वो भ्राजक पित्त।
और रुग्ण को सभी पदार्थ पीले नहीं है, वो सब पीले रंग के दिख रहे हैं, मतलब वो आंखों में जो रेटिना है, स्क्लेरा है, आइरिस है, प्यूपिल है, उन सब तक वो पित्त चला गया है, इसलिए पेशेंट को पूरा पीला पीला दिखाई दे रहा है। तो ये असाध्य है, और इसके बाद में अरिष्ट सूचक लक्षण आएंगे जो मृत्यु के पहले आएंगे। रुद्रपथ कामला जो है वह बहुपित्त कामला की अपेक्षा सुख साध्य है, लेकिन अर्बुद हो गया या तजन्य बाह्य अवरोध हो गया तो रुद्रपथ कामला कष्ट साध्य असाध्य बन जाती है। अब चिकित्सा जो है, इसमें पहले तो डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस अच्छे से हो गया, हमें पता चल गया कि ऑब्स्ट्रक्शन है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसमें रुद्रपथ कामला के सिम्टम्स सारे दिख रहे हैं। तो इसमें हम लोग बहुपित्त कामला में बोलते हैं कामला ही तो विरेच नहीं, लेकिन रुद्रपथ कामला का चिकित्सा थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या बोला है, चरक चिकित्सा स्थान 16वां में 126 और 127, 126 127 नंबर का श्लोक में क्या बोला है, तृष्णामलई कटु रुक्षोष्णे लवणेश्चाप्यपक्रमः आपित्त रोगाच कुतो वायुश्चा प्रशमात भवेत् स्वस्थानगते पित्ते पुरुषे पित्त रंजिते निवृत्तोपद्रवस्यास्य पूर्व कामलिको विधि। मतलब रुद्रपथ कामला में कफ प्रकोप बहुत रहता है, इसीलिए स्नेहन पूरी तरह से वर्ज्य करना चाहिए, थोड़ा भी स्नेह नहीं देना है। लेकिन कफ के शोधन के लिए तीक्ष्ण शोधन देना जरूरी है, लेकिन प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन में शोधन नहीं देना है। नॉर्मल इंसान में हमें विरेचन के लिए त्रिविध दंती, कटुका, जयपाल के कल्प का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी है क्या दें, तो हमें या नॉर्मल इंसान को पहले शमन चिकित्सा में करना है, तो उष्ण, तीक्ष्ण, कटुरस और लेखन द्रव्य उपयुक्त होते हैं, क्योंकि हमें कफ का अवरोध को ठीक करना है। उष्ण होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, कटुरस के, लेखन द्रव्य उपयोगी है, तो इसमें अवरोध उत्पन्न जो कफ से उत्पन्न हुआ है उसको अवरोध दूर करने में मदद मिलती है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो जो ताम्र बस में ताम्र के जो जैसे आरोग्यवर्धनी बटी है वो दे सकते हैं, सुशेखर रस दे सकते हैं, ताम्र कल्प और भी दे सकते हैं, और कफ कुठार रस, त्रिभुवन कीर्ति रस बहुत अच्छा काम करता है जो कफ पे काम करता है और वायु पे भी। त्रिकटु चूर्ण को 3 मात्रा में दिन में 3 बार देना है। कफ नाशक और अवरोध दूर करने वाले एक अग्रगण्य गण में जो त्रिकटु चूर्ण है सबसे बेस्ट है। कुमारी आसव नंबर 1 दे सकते हैं। मार्गावरोध दूर अगर पित्त आंत्र में आना शुरू हो जाएगा तो पुरुष को उसका प्राकृत पित्ताव वर्ण आने लगता है, और जितना पूरा शरीर में जो प्रसरित पित्त का शमन करना है तो उसमें हमें क्या करना है, तो प्रवाल पंचामृत, फिर कामदुधा, ऐसे जो पित्त शामक द्रव्य है, गुलकंद है, आंवले का मुरब्बा है, वो सब दे सकते हैं। और पथ्या पथ्य में थोड़ा भूख बढ़ गई, ये जो हम आरोग्यवर्धनी और सूर्यशेखर देते हैं या त्रिकटु, तो थोड़ा अग्नि प्रदीप्त होता है, दीपन पाचन हो जाता है, तो हमें मधुर रस प्रधान औषधियां देनी है या आहार देना है। गन्ने का रस दे सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसाचा रस, शुगर केन जूस देना है। मधुर रस युक्त होता है ये गन्ने का रस, शुगर केन जूस मधुर रस होता है और पित्तग्न होता है, इसलिए मधुर रस का प्रयोग करते हैं। पूरे रसवा और रक्तवा में जाके पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस कर देता है। और दूसरा क्या है कि इससे कफ कफ प्रकोप बढ़कर अवरोध होने का डर रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा मेडिसिन के रूप में 1 गिलास 2 गिलास इतना ही देना है गन्ने का रस। कफ को नहीं बढ़ाना है, कफ को हमें बैलेंस करना है। और दूसरा स्निग्ध गुरु और कफ कारक आहार को त्याज्य करना है। स्निग्ध बहुत चीजें नहीं देनी है, स्निग्ध पूरी तरह, क्योंकि कफ को बढ़ाता है स्निग्ध, तेल घी ये सब बंद करना है। और गुरु पदार्थ नहीं देना है जो अग्निमंद करे और कफ को बढ़ाए। और आइसक्रीम है, फ्रिज का पानी है, फिर दही है, मिल्क शेक है, फिर मिक्स फ्रूट सैलेड है, फ्रूट्स के बाद पानी है, दिन में सोना है, कफ को ना बढ़ाए, ऐसा हमें चिकित्सा देनी है। और क्या देना है, तो खाने में गेहूं, ज्वार, बाजरा उपयोगी है। और पपीता जो रहता है, पका हुआ पपीता, पपाया, वो सबसे अच्छा रहता है। और दूसरा क्या है कि अग्नि प्रदीप्त हो ऐसा लघु आहार, संतर्पक आहार देना है। इसी तरह से कुछ और मेडिसिन है जो मैं बताऊंगा। कुछ काढ़े हैं, कुछ स्वरस हैं, कुछ चूर्ण है, कुछ ले है, कुछ आसवरिष्ट है। तो सबसे पहले मैं चूर्ण बताऊंगा, तो क्या दे सकते हैं इस कंडीशन में, तो त्रिकटु चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में कोष्ण जल गर्म पानी के साथ हम लोग दे सकते हैं। षडधरण चूर्ण दे सकते हैं 3-3 ग्राम के मात्रा में खाने के बाद। फिर नाराज चूर्ण दे सकते हैं। नारायण चूर्ण, नारायण चूर्ण के बारे में उदर चिकित्सा में पूरे अच्छे से वर्णन किया गया है। वैश्वानर चूर्ण, नारायण चूर्ण ये दे सकते हैं। केदार्य चूर्ण दे सकते हैं। स्वरस देना है तो कौन सा इसमें काम करता है, तो मूली का स्वरस,
कच्ची मूली का स्वरस बहुत अच्छा काम करता है, लीवर को भी स्टिमुलेट करता है, कफ को भी शमन करता है, और पूरा सीबीडी को क्लीन कर देता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में भी काम करता है। मूली का स्वरस, कुल्थी का कषाय दे सकते हैं, कैदर्य नाम का वनस्पति है उसका स्वरस दे सकते हैं, दाड़िम का रस जो अनार होता है पोमेग्रेनेट उसका स्वरस बहुत अच्छा काम करता है। काढ़ों में सप्तसार कषायम, त्रयंत्यादि कषायम, चीर बिल्वादि कषायम, चित्रक ग्रंथ्यादि कषायम, ये अगर हम दे, और चित्रक ग्रंथ्यादि कषायम जो है उसमें हम प्रक्षेप डालें तो हींग डालें, थोड़ा सेंधा नमक डालें, बिड़ नमक डालें, थोड़ा काला नमक, सेंधा नमक और हींग डालें, तो ये बहुत अच्छे से अवरोध को, क्योंकि कफ का विलयित करना है तो नमक जो है लवण वो कम मात्रा में प्रक्षेप, बीड़ लवण, सेंधा नमक और हींग डाल रहे हैं, तो वो अनुलोमित करके पूरा कफ का विलयन कर देता है। इसी तरह से एक आता है कॉटेज आदि त्रिफलादि लेहम रसायन, वो दे सकते हैं। चिंचादि लेहम, इमली से बना हुआ, द्राक्षादि लेहम, या गुड़ पिप्पली जो है वह बहुत अच्छा काम करता है। आशा वरिष्ठ में हम लोग मूली का आसव, मूली से बनाया हुआ आसव होता है वो दे सकते हैं, मूलक आसव बोलते हैं। कुमारी आसव दे सकते हैं, पंचकोल आसव दे सकते हैं, और वर्धमान पिपली रसायन वो देंगे 7.5 ग्राम, 21 डेज देना है, 7.5 ग्राम 21 डेज रोज वर्धमान पिपली रसायन दें, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दें, आधा आधा ग्राम, ज्यादा नहीं बढ़ाना, आधा आधा ग्राम ही बढ़ाना है, तो पेशेंट हमारा काफी हद तक ठीक हो जाता है। और प्रेगनेंसी में तो बहुत सेफ है, जो मैंने बताया है उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, प्लीज। अरविंद सर आप कुछ बोलिए प्लीज, आदरणीय अरविंद हाँ सक्सेना सर, सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। देखिए, जैसे मैम ने बोला ना कि ब्लीडिंग का डर था, तो इसमें जब भी लैक ऑफ बॉयल आएगा इंटेस्टाइन में, तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ब्लीडिंग में ये बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि पाचक पित्त जो है वो पंचभूत आत्मा को बोला है, वो सारे पित्त को कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें जो है एक एक कंडीशन और है, वर्धमान पिपली का कंडीशन बहुत बढ़िया काम करता है। पिपली जो है वर्धमान मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कफ जो है वो रुद्ध कर रहा है। और पंचकोल चूर्ण भी जो है इसमें इंडिकेशन बहुत बढ़िया आया है। और नारायण चूर्ण तो खैर सर ने बोला ही है कि जो है आपको उधर रोगों में हर तरीके के अनुपान के हिसाब से बोला गया है, तो यहाँ पे बीटा के साथ में या ये तक्र के साथ में जो है इंडिकेशन बहुत बढ़िया आता है। कुल्फी कफ की, जब भी कफ की बीमारी आती है तो मूली सरस और पलकी सरस तो निकल के आते ही है, कि जब भी आपको इस तरीके की कफ का आवरण आए, और दारिम सरस। तो आप अगर इसको सोच के चले तो आपके अमाशय जब बात जो है, या पकवाशय जब बात निकल के आती है, तो आंध्र पकवाशय में जैसे बोला गया आंध्र काश रुचि वगैरह बोला गया है अमाशय के पास में। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, कब की वजह से, ऑप्शन होने की वजह से बात वृद्ध हुई है ना, बात वृद्ध हुई है, ऊपर से आपने रोका है। तो अब इसी में जो है, जो भी कफ शामक चिकित्सा है, जैसे कि आपका ये गुड़ पिपली, गुड़ पिपली भी दिया जा सकता है, बहुत बढ़िया काम करता है। अब अच्छा बने, अभी सर ने जैसे बोला कि जो है आपका कुमार पिट्ठी है, कुमारी असर है, चिकित्सक है, कफ कुटार रस स्पेशली आपको करना है, तिरुन कीर्ति बसनाभ युक्त है तो उसमें, और साथ में त्रिपटु जो अग्नि प्रदीपक भी है, कफ शामक भी है, और जब उस पे काम करना है लीवर पे, तो यहाँ पे सर एक बहुत बढ़िया महामृत्युंजय नमो करके भी आया है, जो इस तरीके की, और रसाब और गुग्गुल वो, और व्यवसायी सत्तू, जो हम लोग के जो संतर्पण जन व्याधियां होती हैं उसमें व्यवसायी सत्तू, और महामृत्युंजय लव और रसाब और गुग्गुल का भी इंडिकेशन बहुत बढ़िया है, आता निकल के आता है। और जो क्या कहते हैं चिरगुलवादी, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी प्रोस्टेट की रीडिंग हो या वायु का अनुलोम ना हो, तो चिरगुलवादी बहुत बढ़िया काम करता है, चित्तक ग्रंथ आदि। और दशमूल कटु त्रिहम, जो दशमूल के साथ में कटु के साथ में आता है, कटु दशमूल कटु त्रिहम कषाय भी। और ये नाराज चूर्ण जो क्लीनिंग करेगा, भाई आपका नारायण चूर्ण भी करेगा और नाराज चूर्ण भी क्लीन करेगा। और क्या कहते हैं मूली का आसव और पंचकोला आसव और हमारे जैसे सबने बताया ये, तो इस तरीके से हम लोगों को जो भी पित्त शामक पित्त को अपने स्थान पर लाने के लिए,
और कफ का जो ऑब्स्ट्रक्शन है ग्रंथि, श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथि सन्निकम बोला गया, तो इससे मतलब श्लेष्म और वात की वजह से ग्रंथि बनी है, उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। राइट सर। हाँ सर, बहुत अच्छा बताया आपने। वीना मैडम, आपको आंसर मिल गया? वीना मैडम, मैं और कुछ दवाइयां बता रहा हूँ जो और अच्छा काम करती हैं। तो हमें हेतु संप्राप्ति को अच्छे से समझना है कि किस वजह से हो रहा है। कफग्न कुछ चिकित्सा देना है, दीपन पाचन करना है, तो हम लोग पंचकोलासव दे सकते हैं, पिपल्यासव दे सकते हैं, सुदर्शनासव दे सकते हैं, मधुकासव दे सकते हैं, फिर पुत्तिकरंजासव दे सकते हैं, फिर तक्र दे सकते हैं बिना उसमें छाछ का, है ना। तक्र देना सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो एक तरह से ग्रहणी को भी ठीक कर रहा है और कफग्न भी है, रुक्ष भी है। तक्रम लघु कषाय उष्णम, कषाय भी है, उष्ण भी है। तो तक्र का सेवन रोज कराएं, और बिना उसमें और उसमें ऊपर मक्खन नहीं होना चाहिए, बिना स्नेह का। और करी डाल के अगर दे, ऐसे छौंक डाल के, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। जो हम कढ़ी बनाते हैं ना, करी, वो डाल के। और हम क्या दे सकते हैं, तो हम लोग हरित की चूर्ण दे सकते हैं, त्रिफला दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होगा। हिंगू वचादी गुलिका दे सकते हैं। और अ, और इसमें हम लोग मुस्ताकरंजादि कषाय दे सकते हैं, फिर कैदर्यादि कषायम, त्रयंत्यादि कषायम। ये बहुत अच्छे अच्छे दवाइयां हैं। और इसमें हम लोग षडधरण गुलिका या चूर्ण दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। और हरित हरित की चूर्ण दे सकते हैं, बिल्वादी गुटिका दे सकते हैं। और इसमें हम लोग मातुलुंग बिल्व लेहम दे सकते हैं। वो अम्ल होता है, बेल है और मातुलुंग है। तो अगर उसमें वॉमिटिंग जैसा सिम्टम आ रहा है, तो मातुलुंग बिल्वादी लेहम देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। और प्रवाल पंचामृत है, सुरशेखर रस है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, और क्योंकि क्या है ना, आयुर्वेद का चिकित्सा जो है वो युक्ति पूर्वक हम लोग जब करते हैं, तो इसमें हम लोग कभी हारना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करते चाहिए। तो अगर दाह बहुत हो रहा है, तो मौक्ति युक्त कामदुधा दे सकते हैं, या सादा कामदुधा। चंद्रकला रस दे सकते हैं। कंडू है, तो कंडू को हम कम करने के लिए गंधक रसायन दे सकते हैं। आरोग्य वर्धनी बटी दे सकते हैं। कंडुग्न गण का उद्वर्तन करा सकते हैं। वंग भस्म दे, तो हर तरह के कंडू में 250 मिलीग्राम वंग भस्म को 3 बार देना है, तो कंडू में फायदा करता है। एरंड पत्र का स्वरस 4-4 चम्मच 3 बार देना है। आरोग्यवर्धनी बटी है, शंख भस्म है, प्रवाल पिष्टी है, आरकवध है, द्राक्षा है, आमलकी है, निशोत्तर है, कुटकी है, बहुत अच्छा काम करता है। और चंद्रकला रस तो बहुत ही अच्छा है, यकृत दृष्टि को ठीक करना है। तो वासा है, और नीम है, वासा नीम या पंचतिक्त जो है वो दे सकते हैं। वासा नीम गुडुची कंटकारी, ऐसे 5 चीजें जो है वो दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। कुमारी ऐसा दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग बाकी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, प्लीज कुछ बोलिए आप लोग भी। अगर रक्त का प्रसादन करना है और पित्त का शमन करना है, तो ताप्यादि लौह बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद स्वर्ण मक्षिक भस्म है। और घृत नहीं देना है हमें, यहाँ पे घृत को थोड़ा वर्ज करना है, क्योंकि ये अवरोधात्मक संप्राप्ति है। सिद्ध घृत भी नहीं देना है। और बिडंग, पहले अवरोध निकाल के अवरोध निकालने हाँ के बाद हम बहुपित्त जैसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं हाँ, ना। दाढ़ीमादिघृत, ऐसे- कटुकादिघृत, षटफलघृत, हाँ, द्राक्षादिघृत, हाँ। हरिद्रादिघृत फिर बाद में दे सकते हैं। अब गुरुत्व दे सकते हैं हम पूरे। हाँ हाँ। और मैं योगराज तो का, म- हाँ मैंने बोलिए। अभी जो पेशेंट बोल दी थी ना, प्रेगनेंसी वाली, उसको इचिंग बहुत था, उसके हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर और पीठ में बहुत इचिंग हो रहा था। तो मैंने त्रिफला चूर्ण और शुंठी चूर्ण उसको उद्वर्तन के लिए दे दिया था। अंदर से तीक्ष्ण उष्ण नहीं दे सकती थी, इसलिए सुवर्ण सुशेखर, आरोग्यवर्धिनी और गोदंती भस्म उसको दे। और उसको श्वास जैसा लग रहा था, तो अभ्रक भस्म उसमें दे दिया आप था। कंडूक तो नगण में नीम आता है ना मैडम जी, हाँ, हाँ, नीम हाँ, का चूर्ण भी नीम ऐड आता है। उद्वर्तन के हाँ, लिए। हल्दी, हाँ, नीम, चंदन, हाँ, ये सब दे हाँ, दीजिए। हल्दी, दारू हल्दी, आम्र हरिद्रा, जो मिलता है आपको। हल्दी, हल्दी तो कितना अच्छा कंडुक है। है। दोनों भी है, दारू हरिद्रा भी कंडूक नहीं है ना। हाँ। और गर्मी नहीं लग रही है तो सरसों का तेल के साथ कराइए, सरसों का तेल भी कंडुक है। मोहरी ये का तेल। ये हाँ, हाँ सुदर्शन सुदर्शन क्यों वो बढ़िया काम करेगा, सुदर्शन क्यों का use किया है?
हाँ सुदर्शन चरक चक्र है पूरी। चिकित्सा चरक चिकित्सा अध्याय 16 में 96 नंबर का श्लोक, हाँ मेरे पास नाह देशपांडे इनका एक पुस्तक है, तो हाँ उसमें ये थोड़ा परिवर्तित काढ़ा दिया है उन्हें, हाँ कामला हर हाँ क्वाथ बोल के। हाँ हाँ उसमें है हल्दी, दोनों हल्दी है, कुटकी है, हिरड़ा बेड़ा आंवला है, त्रिफला, काळेची राईत है, दारू, गुड़वेल है, अमृता। ये क्वाथ थोड़ा उन्होंने चेंज करके फल चरक से थोड़ा अलग कर दिया है, इसका भी बहुत फल अच्छा फल रिजल्ट आता है। फल त्रिकादि कौन आप जोड़ सकते हैं? फल त्रिकादि कौन कौन दिया हाँ, बात है? फल त्रिकादि स्वाद। फलत्रिकादि से थोड़ा अलग है ये, हाँ 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 इसमें फल त्रिकादि में भी यही कंटेंट है आपके जो बोला आपने। यही नहीं, हाँ वो हाँ। हल्दी दारू इंद्रावण है हल्दी ना, तो कुट्टी उससे वगैरह। विरेचन ज्यादा होता है, तो इंद्रावण की वजह से पेट दर्द भी होता है थोड़ा फल त्रिकादि में। नहीं इसमें इंद्रावण नहीं है, इसमें नहीं है, कुटकी है यहाँ, इसमें जी कुटकी काढ़ेची राईत है, तो या विरेचन तो ज्यादा नहीं होता इससे। या तो दंती जोड़ना है या निशोध जोड़ना है या जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको क्लियर करनी है और श्लेष के लिए बोला है ईश बमन रेशनम देशेषम विघ्नो युक्तो ईश बमन रेशनम, जो बोला ही गया है इसमें, तो इसलिए तो हाँ, जो लेकिन भी सर शब्द प्रेगनेंसी में थोड़ा ध्यान रखना प्रेगनेंसी में है। नहीं दे सकते ये। हाँ जी सर। हाँ शशि मैडम, आप कुछ नहीं बोली हैं, शशि मैडम का आवाज सुने कितना दिन हो गया। शशि मैडम शायद हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आप कुछ बताइए ना, इसमें क्या दे सकते हैं रुद्रपद सर काम। मेरा तो जो पसंदीदा है, मैं तो इस सारे केसेस में सबसे पहले एरंड पत्र सोरस देती हूँ। परहेज पूरा एकदम कराती हूँ, मतलब रोटी सब्जी वगैरह दाल चावल वगैरह सब कुछ बंद करा देती हूँ। अगर बच्चा खाने लायक है या बड़े भी हैं तो खाना पहले बिल्कुल बंद करा देती हूँ काफी दिनों के लिए। और फिर उसके बाद जैसे इसमें इच्छू सरस वगैरह ये सब चीजें होता है, गन्ने का जूस वगैरह बढ़िया काम करता है। खाने में बहुत हल्की चीजें देना है। और साथ में मेरे को रस पाचक पाचक वगैरह पसंद है। और आरोग्य वर्धिनी हालांकि वो भी दिया है, लेकिन मैं मुझे रस पाचक देती हूँ। और जब थोड़ा सा ठीक सा हो जाता है तो बाद में सिर्फ पित्तनाशक के लिए जैसे जीर्ण ज्वर की चिकित्सा के हिसाब से शतावरी घृत या कुछ कुछ इस तरह की चीजें दे देती हूँ, कभी द्राक्षा वगैरह के प्रिपरेशन वगैरह देती हूँ। और शुरुआत में सर एरंड पत्र सोरस में पक्का देती हूँ, और उससे वाकई बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। मतलब चाहे जितना बाइल का वो रहता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाँ, और उससे भी बहुत पहले जो संक्षेप क्रिया को निदान परिवर्जन है, तो मैं डिटेल केस टेकिंग करती हूँ, जिससे ये मुझे पता चल जाता है कि जैसे मान लो अवरोधाज्म संप्राप्ति तो होती ही है। एक होता है कि पेशेंट को काफी दिनों से फीवर रह रहा है, और फिर मान लो उसको वॉमिटिंग वगैरह भी शुरू हो गई और एलोपैथी में चला गया, तो इधर फीवर की दवाएं तो ले रहा था, फिर वॉमिटिंग सीवियर हुआ तो उसको फिर इंजेक्शन दे दे करके पूरा वॉमिटिंग वगैरह चेक किया जाता है। तो जो इस तरह की संप्राप्ति होती है उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, मतलब कि रिपोर्ट एटलीस्ट नॉर्मल जल्दी हो जाती है, और लेकिन अंदर चीजें रह जाती हैं। और आहार विहार का सर तो मैं बोलती हूँ कम से कम 6 महीने तक परहेज रखना ही रखना है, कि बाहर का जंक वगैरह जितना है वो भी मना हो जाता है। घर में भी कुछ तेल मसाले वाली चीजें बना करके नहीं खानी है, ये सब चीजें परहेज करा देती हूँ। जब बिल्कुल ठीक सा हो जाता है तब बाद में बोलती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत घृत जो है वो ले सकते हैं। और फिर शतावरी घृत मैं जरूर देती हूँ, पीड़क स्नेह की तरह ही देती हूँ, क्योंकि फिर मेरा वो होता है कि भाई वो ग्रहणी पर भी काम करेगा, सेल्फ पित्त पर भी काम करेगा, जीर्ण ज्वर पर काम करेगा ही, लीवर पर भी काम करेगा। जी सर। सर मुझे ये पूछना है, जैसे बड़ों में या बच्चों थोड़ा वो तो पता चल जाता है, न्यूली बॉर्न बेबी में बिलेरिया ट्रीजिया वगैरह में साइन सिम्टम क्या होते होंगे छोटे बच्चों में? छोटे बच्चों का शरीर वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना, उनका लीवर थोड़ा कमजोर होता है बाह्य वातावरण से, तो उनका पूरा शरीर पीला हो जाता है, फिजियोलॉजिकल नहीं जॉन्डिस। सर, कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में बच्चे कमजोर नहीं होते, सिर्फ बच्चा थोड़ा सा वीक होता है। तो अब न्यूली बॉर्न बेबी है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको दे सकते हैं ना, जो लीव 52 का जो सिरप होता है ना, उसका एक एक दो दो ड्रॉप दे सकते हैं ना सुबह शाम। लीव 52 क्या है अच्छा, अपना? नहीं मैं क्या सोच रही थी, क्या छोटे बच्चे को एरंड पत्र सोरस दे सकते हैं थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप? दे सकते हैं, शहद के साथ दे सकते हैं। ना, क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया होता है। सिर्फ जैसे मैंने अभी तक जो बच्चे देखे हैं, अधिकतर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वाले बच्चे थोड़े से मतलब स्लगिश से होते हैं, ऐसे शांत बैठे रहते हैं, रोते होते नहीं है जैसे, वो चीजें देखा है, और बच्चों में तो नहीं नजर आता है। जब टेस्ट करा तब उसमें दबा करके दिखता है कि हाँ बिलिरुबिन लेवल 20-22 पहुंचा हुआ है, ऐसे नहीं पता चलता है। ऐसे तो कई बार लोग कर भी नहीं पाते हैं, जैसे रियलिटी है, और बस जो जैसे बच्चा थोड़ा। नीम का पत्ता है या नीम का स्वरस है, कुटकी है, इसको हम ऐसे स्वरस निकाल के शहद के साथ मिक्स करके चटा दें,
बच्चे के लिए क्योंकि कितना सर मात्रा मेरे चाहिए? बेटे को खुद भी हुआ था ये चीज, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुई थी। तो मुझे हाँ मेरा बच्चा जब हुआ था तो बड़ा हल्का वो लग रहा था। मैंने कहा ये तो बड़ा मतलब ढीला पड़ा हुआ, आंख ही नहीं खोलता था। तो मैंने पीडियाट्रिशियन को बुलाया, मैंने कहा चेक करो कुछ प्रॉब्लम है इसको, क्योंकि मैं तो फाइनल ईयर में थी। तो जब वो चेक करे तो बोलते हैं इतना लेवल है। फिर उन्होंने कुछ कुछ चीजें वो किया, हमने कहा भाई मतलब मैंने सोचा आपको नजर आना चाहिए कि बच्चा स्लगिस है। तो ऐसे चीज होती तो छोटे बच्चों में ज्यादा पता तो चलता नहीं है, बस बच्चे हल्का सा बस डल सा पड़ा रहता है, और कोई साइन सिम्टम तो कुछ हो नहीं। हालांकि ये भी सोच सकते हैं कि माता का आहार विहार वैसा रहा होगा, क्योंकि उससे हो सकता है। हाँ। एक कोई वैद्य हैं, डॉक्टर अनिल आर तिवारी जी, ये पूछ रहे हैं फेसबुक से कि नाक में कुछ डाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पे पूना के पास में एक लोनावाला खंडाला करके जगह है, वहाँ पे एक बहुत पुराने खानदानी ऐसे कोई वैद्य परंपरा से हैं, वो जीमूतक नाम की वनस्पति है ना, उसका वो नस से देते हैं स्वरस निकाल के, और कुछ लोग देवदाली का भी देते हैं। तो उसको नाक में डालते ही पूरा पित्त निकलता है, शिरोविरेचन की तरह बहुत पित्त निकलता है और कामला ठीक होता है। लेकिन वो जीमूतक देवदाली को समझना बहुत जरूरी है। देवदाली तो विरेचन का द्रव्य है, जीमूतक भी लेकिन वो पहचानना बहुत जरूरी है। और बाकी अगर हम नीम का स्वरस का भी दे, नीम तेल का भी दे, तो ऐसे इंटरनली वो फायदा करेगा। लेकिन जो शिरो विरेचन की तरफ पित्त निकलता है, ये जीमूतक और देवदाली में ही गुण है। तो वैसे देते हैं, जो लोग देते हैं उनको रिजल्ट आता है। जी। सर इसमें जो और है सर एक मॉर्निंग का जो है इन्होंने बोला है चिलक में, जी। त्रिफलाया गुरुची व दारवेया निम्बस्त व रसम, मतलब त्रिफला गुरुची दारवी और नीम का रस जो है शीत मधुयुतम प्रातः कामलावात कामलावात पिबेन नरः। तो ये पीने के लिए तो बोला है, लेकिन इसका रस भी दिया जा सकता है, त्रिफला का, गुरुची का और दारवी का और नीम का रस का जो है मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा मधु युक्त करके, थोड़ा सा मीठा करके अगर जो है 8-10 बूंद डाला जाए, क्योंकि जो भी ब्रेन हिप्पो एक्सेस पे जाता है ना, उसमें ये नष्ट के फॉर्म में दिया जा सकता है। और ओरली तो देना ही देना है कि त्रिफला गुड़की और दारबी और नीम का रस जो है मधु के साथ में। इसके अलावा सर गोमूत्र बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। दूध के साथ में गोमूत्र बोला है, भैंस के दूध के साथ में भैंस का मूत्र बोला है, गोमूत्र और त्रिफला कौद बोला है। और एक और बहुत बढ़िया है, बिजौरा नींबू, ये नूतन अंकुर लेने हैं और उसको अगर आग में जलाकर गोमूत्र में गुजाकर वो अगर लिया जाए तो बहुत बढ़िया इंडिकेशन आता है। गौड़ा अरिस्ट जब प्रेगनेंसी सारी बताती है, गौड़ा अरिस्ट का जो इस तरीके के जो व्याधियां हैं वो मतलब इसमें मजीठ है, हल्दी है, मुनक्का है, बलामूल है, लोद्र है और लौह का रस लेके गुड़ के साथ में अरिश बनाना। तो गौड़ा अरिश का कॉम्बिनेशन आपके पेट के, उदर के और ये लिवर के हेपेटोबिलियरी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया इंडिकेशन आता है, लेकिन ये मिलता नहीं है, बनाना पड़ता था। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं कोई। सर इसमें कामदूदा सर रस हाँ और सर, या पुनर्नवा मंडूर नहीं दे सकते हैं क्या सर? पुनर्नवा मंडूर दे सकते हैं, लेकिन मंडूर एकदम अग्निमंद में देंगे, दे सकते हैं। अच्छा, और सर कामदूदा रस सर? कामदुदा रस बताए ना, दे सकते हैं ना, कामदुदा रस में गैरी के दे सकते हैं ना। हम्म, कामदुदा इसमें मंडू मंडू सर मंडू बटा भी दे सकते हैं, सोनमाछी भी दे सकते हैं, बाद योगरा में का ना, बोला। दीपन पाचन होने के बाद दे सकते हैं ना। हाँ बाद में दीजिए सर। लेकिन हमको तो काफी जब लॉ बोला है तो इसके मतलब हाँ बोला है कि हाँ, इसको। उसमें पुनर्नवा मंडूर में गोमूत्र है और मंडूर है, तो वो कफग्न है, ये सही बताया आपने। कफज पांडु पुनर्नवा में भी मंडू बताया है, गोमूत्र है जी इसलिए जी दे पुनर्नवा सकते मंडूर। हैं। हाँ दे सकते। दालव्याधि दालव्याधि ले भी दे, सोनमाछी तो बहुत बढ़िया काम करेगा, मंडूर भस्म बहुत बढ़िया काम करेगा, लौह भस्म बहुत बढ़िया काम करेगा, हाँ और नवाश चूर्ण बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये तो आपको तो पित्त जल पित्त और रक्त में आपस में वो है ना, संवाही संबंध है। तो जब भी पित्त कंट्रोल करेंगे तो रक्त की दृष्टि ठीक होगी, और रक्त को पुश करेंगे तो पित्त भी ठीक होगा। तो ये तो पित्त को शमन करना है विरेचन से, और घृत काम ज्यादा नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा रेंज करना है। लेकिन ये है कि ये निम्न रस और त्रिफला और गुड़की और दारू इवन जो है आवाज कट गया। हेलो। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए सर। जी सर, वो अगर कोई पेशेंट का ऐसे मूत्र का रंग ऐसे पीला हो और क्या कहते हैं उसका ऐसे ढंग से खाना नहीं पचे तो सर उस कंडीशन
अपन ऐसे क्या देखेंगे, उसको क्या हो सकता है? केवल मूत्र का रंग पीला है तो हाँ उसको। सर, उसको मतलब ज्यादातर समय ऐसे उसका मूत्र का रंग पीला ही रहता है, और वो ऐसे, तो सर ठीक है, ये किस लिए? ठीक है, ठीक और है। सर तो उसको उसको क्या भूख लगती है, खाना क्या भी पेट उसका साफ ढंग से होता नहीं है? पच। क्या सर? नहीं सर, उसका उसको सर खाना ढंग से नहीं पचता, तो फिर उसका पेट भी ढंग से साफ नहीं होता, और ऐसे हाँ, तो भूख तो उसमें उसको कहीं ना कहीं वैसे ग्रहणी लगती है। दृष्टि भी है ना सर। ग्रहणी दृष्टि में भी मूत्र का रंग पीला होता है। तो हमें दीपन पाचन अनुलोमन ये पहले देना है। तो दीपन के लिए आप क्या देंगे? तो कोई ऐसे जैसे क्या देंगे, आरोग्यवर्धिनी वटी देंगे, दाढ़ी मास्टक चूर्ण देंगे, अजमोदादी चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लहसुन आदि वटी, त्रिकटु चूर्ण। ऐसे दीपन पाचन, आम का पचन भी करना है। और कुछ मूत्र विसर्जन करने वाले द्रव्य जैसे मूत्र विरेचन, जैसे गोक्षुरादि गुगुल है, चंद्र प्रभावटी है, वो देंगे 2-3 दिन में। क्योंकि चंद्र प्रभावटी खुद ही दीपन पाचन है और यूरिन भी अच्छे से खुल के लाती है। तो आप चंद्र प्रभा दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। या मूत्र विरंजनीय गण बताए हमारे चरक संहिता सूत्रसान 4 में, उसके जो दो कमल का, अवेलेबल। हाँ, उसमें कमल उत्पन्न जितने भी कमल के सब है वो इंडिकेशन है, लेकिन इसमें सब जो है जो कि भूख नहीं लग रही है, तो दाढ़िमादी ग्रंथ है, कटुरात ग्रंथ है, पथ्या ग्रंथ है, ग्रंथि नहीं ग्रंथ है। सर, सर वैसे उसको भूख तो लग रही है, लेकिन सर वो इसको, मेरे को लग रहा था कि उसका अग्निमंद है, उसका पाचक पित्त का स्राव अच्छे अग्निमंद है से नहीं तो, हो रहा। अग्निमंद है तो द्वितीय अवस्था पर डिस्टर्ब है। और अगर मूत्र में जो कलर येलो आ रहा है तो तृतीय अवस्था पाक में तो वही तो वो हो रहा है, पक्वाशय में तो जो है मूत्र का निर्माण हो रहा है, तो वो अगर येलो कलर का आ रहा है इसका मतलब बिली रूबिन बिली बर्डिन बोला गया, बिली बर्डिन बोला गया ना, अति वो हाँ हाँ इसी चीज को बोला गया। हाँ, इसका ये बढ़ रहा है बिलीरुबिन। हाँ, वही ना। तो तो वो फिर इसमें ये जो अंज कंजुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मॉडर्न में ये सब बोलते हैं ना, वो सब गड़बड़ाया है। तो उसको ठीक करने के लिए वही बताए ना, दीपन पाचन और यकृत पे काम करने वाली दवाइयाँ, और ग्रहणी पे काम करने वाली दवाइयाँ, और तो ये। सर पहले तो अपन उसके यकृत पे काम करते हैं जी सर, है हाँ, ना? हाँ, ये द्राक्षा ग्रस्त है, जैसे हरिद्रादि ग्रस्त है, दंती ग्रस्त है, पथ्या ग्रस्त है, पथ्यादि कषाय है, पथ्या चूर्ण है, और शब्दहरण चूर्ण बोला ही सबने। चिपका इसका तो शब्दहरण चूर्ण का तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, मैंने जोड़ के बताया। चिपका अति अभय मतलब चित्रक है, पिपली है, अक्का कुटकी है, अति अति से अतीश है, अभय मतलब हरिष्ठी है। तो ये तो बेस्ट है। शब्दहरण चूर्ण है, वैश्वानर चूर्ण है, हरिष्ठी चूर्ण है, ये सब जोड़, और गोमूत्र सर ये ऋषि है। से सर ये कुमारी आसव ये भी दे सकते हैं क्या बेस्ट सर? चॉइस है, अभी सर ने बोला ना तुम्हारे सब नंबर 1 बेस्ट है, बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या है हाँ तो एलोवेरा एलोवेरा कॉम्बिनेशन है, तो ये तुम्हारे सब हाँ बढ़िया। एलोवेरा तो आपको पकवाशय प्लस अमाशय तुरंत काम, 4 घंटे में और 12 घंटे में काम आता ही आता है, उसका क्लीनिंग होगी हो। इसीलिए रजा प्रवृत्ति में भी जो है डाला गया है कुमारी, तो कुमारी असर मतलब कुमारी को डाला गया, कहने का मतलब ये। ये सर कुमारी आसव नंबर 1 वाला ठीक रहेगा ना सर इसमें? राइट, बिल्कुल सर ने बोला ना। हाँ, आप दे सकते हैं सर। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा कुछ भी हो, मतलब सही हो, और ट्रीटमेंट कुछ भी हो, कोई भी द्रव्य दें, लेकिन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए हमें किस पे काम करना है। तो लीवर पे काम करना है, अग्नि पे काम करना है, तो सार्किट विभोजन अच्छा होगा, मूत्र प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी। लौज हाँ जोड़ सकते हैं, बला मुरक्का जोड़ सकते हैं, मधुमिता बहुत बढ़िया बोला गया, मजीद बोला गया, मजिस्टा तो इसके लिए फिर हम के नीम बोला गया, फिर हल्दी बोला गया। तो ये तो सही आराम से ले। लौज मुरक्का मजीद हल्दी लौह नहीं सर, हाँ जी सर, सर उसका वैसे यही था कि उसका मल और मूत्र प्रवृत्ति दोनों ढंग से नहीं आता, और दोनों ही वैसे वही पीले सामता है रंग के ना दिखाई सर, देते। यकृत का कार्य नहीं हो तृतीय रहा है, सामता है। तृतीय हाँ अवस्था पाक डिस्टर्ब है ना, तृतीय अवस्था पाक डिस्टर्ब है, तो उसको आपको अग्नि विधि करनी पड़ेगी, आप अनुलोमन अनुलोमन द्रव देने होंगे और विरेचन जब विधि करनी पड़ेगी। तृतीय अवस्था पाक नॉर्मल। तो सर उसका यकृत का कार्य या बिगड़ गया, तो उस पे एक वर्क करना पड़ेगा जी सर। हाँ, आरोग्य बोले ना, आरोग्य आप लोग, अब सूत्रकर है, कामदोधा है, दारू स्वर्ण सूत्रकर है, बढ़िया। प्रवाल पंचमत है, प्रवाल कृष्टि है, मुक्ता है, तपदक है, जब आप पकवाश में ज्यादा तपदक आप जोड़ सकते हो। और अगर शंख जोड़ सकते हो, अगर द्वितीय अवस्था पाक में तो शंख जोड़ सकते हैं, अगर जलन हो रही है शंख जोड़ सकते हैं। और द्राक्षा और मृद्विका तो बोला ही है, इंडिकेशन है, द्राक्षा अवले भी आता है, द्राक्षा भी कषाय आता है, मृद्विका भी कषाय भी आता है, वो आप पैसे भी देते हो, वो सुबह शाम पित्त पित्त के काल में दे दी।
पित्त के काल में दे रही है, पित्त समझ करना है, पित्त के काल में दे रही है। जी सर। ठीक है, आज अब टाइम शायद हो गया है। अब हम लोग ना रात को 9 बजे मिलेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी का धन्यवाद। और कोई बोल रहे हैं, सपना मैडम बोल रही हैं कि सपना मैडम आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। देखिए अनम्यूट हो रहा है। आप जो पूछ रही हैं कृपया सबको पूछिए। सपना चौरसिया मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं, आपका प्रश्न कुछ आया है चैट बॉक्स में, प्लीज अनम्यूट करिए। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, आपका प्रश्न पूछिए, अब क्या पूछ रही हैं? अनम्यूट करिए प्लीज। सपना चौरसिया मैडम जी ये पूछ रही हैं कि किसी पेशेंट को उदर शूल हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, और क्या अग्निमांद्य, उदर उरोधा, मल प्रवृत्ति असम्यक है, तो क्या विचार करना चाहिए? कृपया इनका कोई ट्रीटमेंट बताइए। शशि मैडम, अरविंद सर बताइए, सपना चौरसिया मैडम का। तो सर पगवाज अमाशय की बात है ना, तो पंचकुल देना है ना, उधर कंटिन्यूस उधर शुरू है, तो हिंगू भी बच्ची बोल रहा है, हिंगू बचा दी, आपने बोला ना सर, हिंगू हिंगू बचा दी है, वैश्वाना चूर्ण है, शब्दहरण चूर्ण है, और चित्रकारी बच्ची भी दे सकते हैं, आरोग्य बुद्धि दे सकते हैं, और दाहा है तो चंद्रकला उधर, और उरा में दाह तो आपने अभी बोला ना, काम जो दाह है देखा है, और उरा दाह में चंद्रकला जो आ सकता है। मल प्रवृत्ति असमक है तो आपको घृत पान कराना पड़ेगा, दाढ़ीमादी घृत है, कटुवादी घृत है, पत्या घृत है, दंती घृत है, ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। का विचार ये इस तरह से करना है, मतलब आपको तृतीय अवस्था पाक डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको घृत पान करना है, द्वितीय अवस्था पाक डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको ये जो कामगता सुक्ति का मुंह को ये, और अमाशय से स्टार्टिंग करिए, जिससे प्रथम अवस्था पाक नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए आप जो है वैष्णव चूर्ण है, शर्धना चूर्ण है, ये अग्निमुख चूर्ण है, हिंगू बचाती का हिंगू बचाती चूर्ण है, हिंगुआदी चूर्ण है, ये आप जोड़ सकते हैं। और हींग हींग का तो लेपन भी करना है, हींग का जो है पानी में घी लगा के पूरे पेट में लगाना भी है, और खाना जो है थोड़ा सा लाइट करना है, लघु दीपक पाचन करते हुए काम करना है। और इसमें तो गौमूत्र का बढ़िया, इसी के लिए बोला गया है कि भैंस ये दारू हल्दी के पास में काला चंदन मिला के बोला गया, और थोड़ा सा स्नेह हो जाए तो एक ग्रेचन भी कर दीजिए, जैसे आपने घर से थोड़ा सा स्नेह कर दिया तो ग्रेचन कर दीजिए, तो कुछ क्लीनिंग हो जाती है ना? तो ठीक है, आपको उत्तर मिल गया होगा। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। रात को 9 बजे मिलते हैं, फिर क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद।